गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा था। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कीजिए, तो मैं थोड़े से आपके पास कलरफुल पिक्चर्स लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और जो मेरे हैंड रिटन जो डायग्राम्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि फिर हमें बनाना आ जाता है कि कैसे ड्यूरिंग एग्ज़ाम में हमें कैसे डायग्राम बनाना है, राइट। चलिए फिर भी क्लैरिटी को हम और अच्छा करेंगे ताकि आपको थोड़ी सुविधा रहे। तो आज हम दोबारा से थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं और नेफ्रॉन सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन क्या था, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक, एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट थी हमारी किडनी की। और चलिए इसको आगे देखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि किडनी एक हमारी लेफ़्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में होती है। ये किडनी आपको कंप्लीट दिखाई हो यहाँ पर, इसमें इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है। और ये हिस्सा इसका कॉर्टेक्स है बाहर वाला, उसके अंदर वाला मेड्यूला है। और ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में वो है इन्फीरियर वेना केवा। कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। और जो रेड कलर में है ये है डोर्सल अयोटा। तो ये आपने यहाँ नाम याद रखने हैं। उसके अलावा किडनी है, किडनी जो बीन शेप की है। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हो इस यहाँ पर हर किडनी में दोनों साइड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और रीनल आर्टरी से हमारे पास ब्लड आता है और जो हमारा वेना केवा उसके थ्रू वापस चला जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। जो भी ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस से बने हुए जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको यहाँ पर छान लिया जाता है। और को छानने का काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन्स करते हैं, राइट। तो ये जो हिस्सा है ये पेल्विस का है, ये वाला जो रीजन है वो मेड्यूला का है, राइट। और इसके नीचे वाला कौन सा है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स सबसे ये किनारे वाला बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, उसके अंदर मेड्यूला। और यहाँ वाला क्या है? पेल्विस। ये हिस्सा कौन सा है? पेल्विस। और पेल्विस के आगे ये चली जाएगी, दोनों साइड से आएगी यूरिटर। क्या आएगा? यूरिटर। यूरिटर आगे जाके किसमें? एक बैलून शेप, एक गुब्बारे के आकार की आकृति में मिल जाती है, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर आकर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से आगे अगर मेल है तो पेनिस, और अगर फीमेल है तो वल्वा में जाके खुल जाएगी। और बॉडी के बाहर इसमें जो जितना भी हमने यूरिन का जो अमाउंट है वो हम टाइम टू टाइम बॉडी से रिलीज़ करते रहते हैं। तो ये हमारा क्या? ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। समझ आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमने इसकी थोड़ी टीएस काट के दिखाई हुई है, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी। तो अब आप उसको और अच्छा क्लियर हो जाएगी। ये क्या है? पिरामिड बने हुए हैं। और ये जो उसकी कवरिंग है उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये क्या है? रीनल कैप्सूल। ये कवरिंग है पूरी की पूरी जो उसे कवर कर रही है किडनी को। उसके अलावा यहाँ पर है रीनल कॉलम। ये कॉलम्स बने हैं जो आगे की तरफ ये दिख रहे हैं ना आपको, जो प्रोजेक्ट बने हुए बाहर की तरफ, ये जो ऐसे ये दिख रहे हैं ना खालिस्तान, ऐसे इस तरीके से जो बना हुआ है, ये क्या है? रीनल कॉलम। उसके अलावा ये हिस्सा कौन सा आ गया? कॉर्टेक्स का। ये कौन सा आ गया? कॉर्टेक्स। और ये क्या कहलाते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। इन्हें क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड। इन्हीं के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और करोड़ों संख्याओं में होते हैं, मतलब मिलियन ऑफ। अब कल हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा मिलियन में हमें ये मिलते हैं, करोड़ों अरबों के संख्याओं में यहाँ अंदर होते हैं। और उसके बाद ये आपकी रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। और ये नीचे क्या जा रहा है? यूरिटर जा रहा है। और ये हिस्सा क्या है? रीनल पेल्विस का। तो जो भी सबसे पहले जो आपकी फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन इकट्ठी हुई यहाँ हुई, उसके बाद उसे पेल्विस में भेज दिएगा। पेल्विस से वो कहाँ चली जाएगी? यूरिटर में, राइट। तो ये हमारा क्या है? एक लॉन्गी एल एस है किसकी? किडनी की। एल एस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबवत काट है किसकी? किडनी की, राइट। आगे देख लेते हैं। कल हमने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये एक नेफ्रॉन होता है जो हमने कल इसकी स्टडी की थी, नेफ्रॉन की। तो ये हमारा क्या था? वोमन कैप्सूल, जो कप शेप होता है, एक कप की तरह होता है, कटिंग काटी हुई है, पूरा गोल ऐसे कप होता है। और इसे हम कहते हैं वोमन कैप्सूल को। वोमन कैप्सूल के अंदर आप ये देख रहे हो, ये बीच में क्या दिखाई दे रही है? जाल सा दिखाई दे रहा है, नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये किसका है? एफरेंट आर्ट्रियोल का। आर्ट्रियोल यहाँ से आई ब्लड को लेके, यहाँ से ने अपना जाल बनाया। और इस जाल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, राइट। फिर यहाँ से एक बाहर चलेगी, जिसे बाहर जो जो ब्लड को बाहर लेके जाएगी उसे कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। इसमें सारा सारा जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट है, मतलब उसमें कोई भी जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो कोई भी नहीं होगा, उस सबको यहाँ पे छान लिया गया है। जब फिल्ट्रेशन होती है ना तो उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, वो सब कुछ छान लेगी, कुछ पानी को भी छान लेगी और कुछ साल्ट को भी, न्यूट्रिएंट्स को भी। बाद में उनको फिर वापस लिया जाता है ब्लड के अंदर, राइट। तो ये हमने आगे हमारी क्या आ गई थी? पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसकी चौड़ाई देखो यहाँ तक सेम आ रही है,
यहाँ तक क्या कहलाता है, ये पीसीटी। उसके बाद ये आपका हेनले लूप आ गया। हेनले लूप में ये जो नीचे जा रहा है उसे कहते हैं डिसेंडिंग, फिर जो ऊपर आ रहा है उसे कह रहे हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। जो नीचे जा रहा है उसके भी दो पार्ट है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली नीचे वाली थोड़ी सकरी होती है, पतली होती है, नैरो होती है। फिर जब ऊपर जाते हैं तो सेम वही कहानी है कि ऊपर की तरफ जो लोअर पार्ट है वो नैरो है और अपर पार्ट थोड़ा थिक है। फिर आगे वाला जो रीज़न आ गया वो आ गया डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे जाके ये मेन डक्ट में, जैसे कलेक्टिंग डक्ट जो एकत्रण वाली जो नलिका है उसमें मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ये दिख रहा है वो टुकड़ा कटा हुआ है, यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन लगा होगा, यहाँ नेफ्रॉन लगा होगा, और ये छान छान कर इसमें भेज रहे हैं किसको, जो भी हमने यूरिन इकट्ठा किया है, राइट। तो ये क्या है, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेफ्रॉन शोइंग द ब्लड वेसल डक्ट एंड ट्यूब्यूल। तो ये एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन की गई है, बताया गया है, प्रस्तुत किया गया किस किस को, नेफ्रॉन को, जिसमें आप ब्लड वेसल्स डक्ट और ट्यूब्यूल के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने वोमन कैप्सूल का डायग्राम देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये एक ईफ्रंट आर्ट्रियोल आया और इसका जाल बना, और यहाँ से एक बाहर निकल के जिसे कहते हैं ई फ्रंट आर्ट्रियोल। तो ये क्या है, पूरा एक वोमन कैप्सूल है। समझ आ गई बात, अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वोमन कैप्सूल क्या है, ये वोमन, और ये आगे चला गया पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये आगे चला गया। तो यहाँ पे जो भी छनेगा वो सब इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ये सब बाहर आएगा, यहाँ से जो भी चीज़ आपकी है वो यहाँ छान ली जाएगी, इसे निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाद में वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसे क्या बोलते हैं आप, टोटल को जब आप उस कप को और इस जाल को इकट्ठा क्या बोलोगे, मेलफिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल, क्या बोलोगे, मेलफिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल। तो ये क्या हो गया आपका, ये अकेला अकेला इसकी बात करना तो ये वोमन कैप्सूल है, इसका बात करोगे तो ग्लोमेरुलस है, और दोनों को मिला के बात करनी तो ये क्या कहलाएगा, मेलफिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए चलिए आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। हमने आज क्रियाविधि देखनी है कि यूरिन की कैसे फॉर्मेशन होती है, यूरिन कैसे बनता है बॉडी के अंदर, और बॉडी में कहाँ बन रहा है आपको पता है, किडनी में कहाँ बन रहा है, नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन के अंदर। तो आज हम देखेंगे क्या क्रियाविधि है यूरिन के फॉर्मेशन की। तो कहता है इन्वॉल्व्स 3 स्टेप और प्रोसेस। बोलता है इस प्रक्रिया के अंदर आपको 3 स्टेप या प्रोसेस देखने को मिलेंगे। 3 स्टेप के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन चलती है। तो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो कहता है पहला जो पॉइंट है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जो आप देख रहे हो, जो हमारे पास मेलफिगिन, इसके अंदर जो आपने डायग्राम देखा, यहाँ जो काम चलेगा पहला स्टेप यहाँ वाला है, ठीक है। तो जैसे मेलफिगिन बॉडी जो हमारी है, वुमन कैप्सूल के अंदर पहला काम चलेगा तो उसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या उसका दूसरा नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपने इंग्लिश से डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सब इजी है, हिंदी से ज़्यादा अच्छा है। बस आप एक बार ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए कि बात क्या हो रही है, सर क्या बोल रहे हैं, उस बात को पकड़ना है आपने। तो यहाँ बात क्या चल रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और पहला स्टेप आया, दूसरा आया, उसी को दूसरा क्या कह सकते हो आप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो ट्यूब में, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो दूसरा प्रोसेस क्या है कि जो ट्यूब के अंदर कुछ चीज़ें चली गई हैं जो हमारे लिए अभी भी ज़रूरी है, हम उनको वापस क्या कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब, क्या कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हम देखते हैं तीनों स्टेप में क्या क्या होता है। तो चलिए पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट आ गया, पहला जो हमारा पॉइंट आ गया, पहला जो स्टेप आया वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑन ग्लोमेरुलर, सॉरी, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो क्या है, पहला स्टेप क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या और का मतलब क्या है, ये ऑन नहीं है, और या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हम पहले स्टेप में क्या देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ सब फिल्ट्रेशन सबसे पहले कहाँ हो रही है, कहता है इसमें क्या हो रहा है, कहता है फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। बोलता सबसे पहले जो पहला जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जो आपके अंदर ये यूरिन की जो फॉर्मेशन होगी, कैसे ये जो यूरिन बनेगा, मूत्र का जो निर्माण होगा, उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। सबसे पहले ब्लड को छानना, ये सबसे पहला स्टेप है, कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस। और ये सबसे पहले कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर। कहाँ होगा,
ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किसको बोल रहे हैं? जो बीच वाला जो जाली वाला जो हिस्सा था उसी का नाम था ना ग्लोमेरुलस। ये देखो, हम इसको क्या बोल रहे थे, ये जो पार्ट है, ये बीच वाला जो रेड वाला पार्ट है, इसे क्या बोल रहे थे हम? ग्लोमेरुलस। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है वो कि फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का कहाँ, और वो किसके द्वारा किया जाएगा? कैरीड आउट बाय, मतलब वो किसके द्वारा किया जाएगा? ग्लोमेरुलस के द्वारा। नेक्स्ट क्या होगा? प्रोसेस अकर इन द मेल्फिगियन कॉप्सल ऑफ द नेफ्रॉन। और ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ होगी? मेल्फिगियन कॉप्सल में होगी। ये उसी को बोल रहे हैं, जो मेल्फिगियन बॉडी है उसी के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो ये लिखा हुआ है ना, मेल्फिगियन बॉडी कह सकते हो, या रीनल कॉप्सल कह सकते हो, या मेल्फिगियन कॉप्सल भी कह सकते हो, एक ही बात है ये। बस आपने याद रखना है, या कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस प्रक्रिया हो रही है फिल्ट्रेशन वाली, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ये कहाँ होगी? मेल्फिगियन कॉप्सल ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के मेल्फिगियन कॉप्सल के अंदर। आगे, द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड अकर कंसिस्ट 3 लेयर। वो कहता है वो जो आपका जो ये जो पूरा जो वो जो कप शेप जो स्ट्रक्चर है, उस जो पूरा वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस कैप्सुलर के अंदर 3 भित्तियाँ हैं, 3 लेयर है, जिससे के हेल्प से ही ब्लड उसमें से फिल्ट्रेट होता है। मतलब वो छन्नी बनी हुई है, और उस छन्नी जो है वो 3 लेयर वाली है। राइट? कौन सी छन्नी? जो ग्लोमुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन है, जो वो जो आप जो कप देख रहे हो, जो मेल्फिगिन बॉडी है पूरी की पूरी, उसके अंदर उसके अंदर जो कैप्सुलर मेम्ब्रेन लगी है, उसमें ब्लड उसी से छनेगा, और उसमें 3 लेयर है। पहली लेयर का नाम क्या है? एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। दूसरी है एपिथीलियम ऑफ द बोमन कैप्सूल, और तीसरी है अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो 3 लेयर कौन कौन सी है? पहली है एंडोथीलियल ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। मतलब कि अगर मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊं, तो जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, कैसा है? समझ आ गई बात? ऐसा ही है हमारे पास। अब आपको एक लेयर इसमें और बनेगी। अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ देखो लिखा हुआ कि जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो पूरा जाल बनेगा अंदर, मैंने जाल बनाया नहीं है, अगर चाहो तो मैं जाल दोबारा आपको शो कर सकता हूँ। ये पूरा जाल है। किसका जाल है? जो आपकी आर्टरीज आ रही है, एक एफरेंट रीनल आर्टरी आ रही है, और दूसरी ईफ्रेंट रीनल आर्टरी आ रही है। ठीक? तो यहाँ से तो इसमें तो ब्लड आ रहा है, इससे क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है? ब्लड वापस जा रहा है, बाहर को जा रहा है छन्ने के बाद। तो बात क्या कह रहा है कि जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहाँ 3 लेयर है, मतलब जो भी अंदर भरा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको 3 लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी। एक तो पहले अपनी ब्लड, जो ये कैपिलरी है, जो ये नलिका है ब्लड वाली, उसकी लेयर को क्रॉस करेगा। उसके बाद बीच में आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन वाली है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद वोमन कैप्सूल की जो एपिथीलियम है। बात समझ आ गई? तो ये तो पहले सबसे पहले एंडोथीलियम को क्रॉस करेगा ब्लड वेसल की, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और उसके बाद जो एपिथीलियम किसकी है? वोमन कैप्सूल की। इन तीनों को क्रॉस करने के बाद ही जो आपका, तो इन चीज़ों को क्रॉस करके ही वो चीज़ जो आपकी है वो क्या होगा यहाँ से। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो 3 लेयर को क्रॉस करेगा। और वो 3 लेयर कौन कौन सी है? पहली तो एंडोथीलियम थी, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की। दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उन दोनों लेयरों के बीच में है। और जो तीसरी हमारे पास आ गई, तो और जो हमारे पास तीसरी क्या आई? एपिथेलियम ऑफ द वुमन कैप्सूल। और तीसरी क्या आई? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जो तो 3 लेयर में से क्रॉस करके वो मटेरियल जाएगा, राइट। तो कहता है एपिथेलियल सेल ऑफ द वुमन कैप्सूल कॉल्ड द पोडोसाइट। तो कहता है कि जो वुमन कैप्सूल के अंदर जो आपको एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी उनका एक विशेष नाम होता है जिसे कहते हैं पोडोसाइट। वो एक स्पेसिफिक नाम है, पोडोसाइट क्यों है? अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर, लीव सेम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। तो वो कहता है कि जो एपिथेलियल सेल्स वोमन कैप्सूल की दीवार में मिलती हैं उन सेल्स का एक विशेष नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है? पोडोसाइट। और उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है? इंट्रिकेट मैनर में। इंट्रिकेट मैनर का मतलब क्या होता है? लीव सम माइन्यूट स्पेस, मतलब कि वो सेल थोड़ा थोड़ी जगह छोड़ के चिपकी होती है एक दूसरे से, मतलब उनके बीच में जगह होती है, स्पेस होता है, वो अपने बीच में छेद छोड़ देती हैं। जैसे जाली, जैसे हमारी छलनी होती है ना कि छलनी में बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उस पर छेद छोड़ने की वजह से उसका नाम क्या पड़ा? पोडोसाइट। और उस पोर को हम एक नाम देते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। स्लिट का मतलब होता है छेद रहना, या स्लिट पोर। तो हम क्या नाम देते हैं उसको? फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। बात क्लियर आ गई? समझ आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। कहता है ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। वो कहता है ब्लड का जो छन्ना है फिल्ट्रेशन जो फिल्टर्ड हो रहा है, सो फाइनली मतलब बहुत, मतलब बारीक तरीके से उसको छाना जाता है, बिल्कुल फाइन तरीके से। जो जितनी भी 3 मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन, इन भित्तियों से, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द वुमन कैप्सूल कंसिडर्ड हैज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो वो कहता है कि ये जो ब्लड का, रुधिर का जो आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, बड़े ही महीन तरीके से, बड़े ही मतलब फाइन तरीके से किया जाता है। और करता कौन है? वो तीनों मेम्ब्रेन्स करती है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई। एक एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, और एक एपिथेलियम वुमन कैप्सूल की, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों के बीच में होती है। तो तीनों मिलके बहुत बारीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ से क्या क्या फिल्ट्रेट हो जाता है? ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। वो कहता है प्लाज्मा के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी के सारी कहाँ आ जाती है? वुमन कैप्सूल की गुहा में आ जाती हैं। सिर्फ क्या नहीं आती? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं और वो छलनी को क्रॉस नहीं कर सकते। जो आपकी ये तीनों लेयर जो छलनी बना रही है उन्हें पोडोसाइट, जो ये पोडोसाइट सेल्स थी ना अभी हमने पढ़ा, ये जो ऊपर पोडोसाइट सेल्स, उनके बीच में जो छेद है, उन छेदों को प्रोटीन नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। तो वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? ल्यूमन ऑफ द वुमन कैप्सूल। ल्यूमन क्या होता है? गुहा। किसकी गुहा? वुमन कैप्सूल की जो गुहा है, कैविटी है, उसके अंदर आ जाता है सारा का सारा कंस्टिट्यूएंट, मतलब वो सारा का सारा मलबा कह लो, या सारे के सारी पदार्थ कह लो, मटेरियल कह लो, जो कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड की प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोटीन नहीं आएगी। और इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? फिर प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया गया? प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो उनको नहीं पता कि किसको, वो तो उनके साइज़ की जो जो चीज़ें होंगी वो छन के वुमन कैप्सूल में आ जाएंगी, उसकी कैविटी के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही आएगी, क्योंकि प्रोटीन तो बड़े आकार की होती है। अब आगे देखते हैं। अबाउट 20% ऑफ द प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर आउट इनटू दी वुमन कैप्सूल। वो कहता है लगभग लगभग जो प्लाज्मा फ्लूइड का जो 20% भाग है वो छन के कहाँ आ जाता है? वुमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। क्या बोल रहा है कि अबाउट 20, लगभग लगभग 20% जो प्लाज्मा फ्लूइड, फ्लूइड होता है लिक्विड, द्रव्य पदार्थ, प्लाज्मा जो द्रव्य रूप में होता है उसका 20% भाग फिल्टर होकर कहाँ जाता है? वुमन कैप्सूल में आ जाता है। मतलब उसका जो 20% जो उसके अंदर भरा है सामान, वो सारा का सारा वुमन कैप्सूल में जाएगा। अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी पर मिनट कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये कई बार पूछा जाता है आगे, आप जब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें पूछा जाता है कि GFR का फुल फॉर्म क्या है, या GFR का फंक्शन क्या है। तो GFR की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या कौन सा रेट है? कहता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। ये वो अमाउंट या वो मात्रा है फिल्ट्रेट की जो ये छन के आ रहा है, किसके द्वारा बनाया गया? किडनी पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर किडनी कितना अमाउंट फिल्ट्रेट करती है, वो दर, वो रेट क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR एक्चुअल में क्या है? GFR में आपका एक्चुअल में क्या है कि वो फिल्ट्रेट की दर, वो फिल्ट्रेशन की दर
जो किडनी के द्वारा 1 मिनट के अंदर की गई, राइट। तो उसे आप क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आगे देखते हैं, कहता है जो जीएफआर है इन इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट, दैट इज 180 लीटर पर डे। वो कहता है अगर आप जीएफआर किसी एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर देखो, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर देखो, एक प्रत्येक इंसान के अंदर देखो जो स्वस्थ शरीर वाला है, तो लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली वो 125 ml प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 125 ml की दर से, या अगर पूरे एक दिन में काउंट करो तो 180 लीटर उसका दर होता है, उसका रेट होता है जीएफआर। समझ आ गई बात, मतलब वो 180 लीटर जो प्लाज्मा या आपका ब्लड है उसको फिल्ट्रेट कर देता है, 180 लीटर। बात समझ आ गई। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। तो वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी एक एवरेज निकालें तो 1100 से लेके 1200 ml ऑफ ब्लड, मतलब आपका जो है 1 लीटर से लेके, सॉरी 1100 है ना, 1100 से लेके 1200 ml जो आपका रुधिर है, ब्लड है, मतलब कि मतलब लगभग लगभग आप मान लो 1 लीटर से लेके 1.25 लीटर तक जो ब्लड है वो किडनी 1 मिनट के अंदर ब्लड को फिल्टरेट कर देती है। और आपने यहाँ देखा कि जो आगे जो आपने कहा कि जो जीएफआर है, यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे है। मतलब वो जो फिल्ट्रेशन कर रही है, जो फिल्ट्रेट निकल रहा है, जो उत्पाद आपका निकल रहा है वो 180 लीटर है। अब आपको इतना भी पता है कि हम एक दिन में 180 लीटर यूरिन को शरीर से बाहर नहीं निकालते। अगर मैं एक दिन में, मतलब 180 मान लो, लगभग लगभग 200 लीटर पानी अपने शरीर से यूरिन, मतलब मूत्र के रूप में अगर बाहर निकालूंगा तो हमारी तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी से तो हम मतलब प्यासे मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो आगे देखेंगे। फिल्ट्रेट तो वो इतना इतना यूरिन निकालता है, वो इतनी 180 करता है, लेकिन उसका वो बाद में कम क्यों निकलता है उसको हम आगे देखेंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आया आपका सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगला पार्ट आया सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, कहता है अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 पर लीटर पर डे विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर। वो कहता है कि अगर आप वॉल्यूम, जो आपके पास आयतन है, अगर उसका कंपैरिजन करो फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, अगर प्रत्येक दिन एक एवरेज अगर आप गणना करो तो प्रत्येक दिन जो फिल्ट्रेट बन रहा है, जो मतलब यूरिन जो उत्पाद मतलब जो बाहर निकली छनने के बाद, अभी वो छन के बाहर नहीं आई आपकी, मतलब जो ग्लोमेरुलर का जो रेट है, जीएफआर जो रेट वो बता रहा है, वो वैसे अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा मतलब हमारा जो नेफ्रॉन है वो 180 लीटर पर डे के हिसाब से पानी बाहर निकाल रहा है, मतलब यूरिन को बाहर निकाल रहा है। लेकिन असलियत क्या है कि यूरिन लगभग लगभग हम एक दिन में 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं निकालते अपनी बॉडी से। एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यूरिन कितनी निकलती है, 1.5 लीटर, लेकिन जबकि वो कितना बना रहा था, 180 लीटर। तो 180 लीटर में से 1.5 लीटर ही बाहर आया। बाकी का जो आप अगर हम बात करें तो बाकी का जो 178 लीटर पानी कहाँ गया वापस, तो उसको देख लेते हैं। तो उसी के लिए ये दूसरी हेडिंग बनी है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि अब आप सेलेक्ट कर रहे हो उस ट्यूब में से, जो ट्यूब में जा रहा है, जो आपके वो हेलने लूप से जब वो गुजरेगा ना 180 लीटर, तो उसे वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ आ गई बात। तो कहता है सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब। वो कहता है कि सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सेलेक्टिव मतलब जो आपने सेलेक्ट कर लिया, ट्यूबुलर मतलब जो ट्यूब के अंदर है, और उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया। ये क्या बता रहा है कि नियरली लगभग लगभग 99% जो आपने फिल्ट्रेट किया था उसे हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। किसके द्वारा, जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनके द्वारा हम उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई। क्या कर रहे हैं, हम उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। किसके द्वारा कर ले रहे हैं, रीनल जो टिब्यूल्स हैं, जो रीनल टिब्यूल्स हैं, रीनल टिब्यूल मतलब जो रीनल जो आपके नीचे वाली जो हेनले लूप वाली जो नलिकाएं उनकी बात कर रहे हैं। तो रीनल टिब्यूल्स प्रोसेस कॉल्ड री एब्जॉर्प्शन। तो रीनल टिब्यूल्स क्या करती हैं, उस प्रक्रिया को करती हैं, कौन से प्रोसेस को करती है, री एब्जॉर्प्शन में, यानी कि पुनः अवशोषण वाला काम करती हैं। वो पुनः अवशोषित कर लेती हैं जो ज़्यादा पानी चला गया है फिल्ट्रेशन के दौरान, राइट। अब आगे देखते हैं। तो कहता है
तो हमने अभी बात की रीअब्जॉर्प्शन की। रीअब्जॉर्प्शन के बाद अब हम रीअब्जॉर्प्शन के बाद हम बात करते हैं आगे कि जो हमारा पीसीटी है, यानी जैसे ही आपका वुमन कैप्सूल से आगे पाइप चली, उस पाइप का, उस नलिका का नाम क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मतलब उसके अंदर की तरफ जो लेयर लगी हुई है सेल्स की, वो कैसी है? कीबॉइडल, मतलब क्यूब के आकार की है, और उसके ऊपर ब्रश की तरह बॉर्डर है, मतलब ब्रश की तरह, जैसे हमारा टूथ ब्रश होता है उसके ऊपर जो बाल से लगे होते हैं ना, उसकी तरह उसका बॉर्डर है। उससे क्या होगा? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब क्या है कि उससे क्या होगा? उसका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको डायग्राम से बनाकर दिखाऊं, अब हम बात कर रहे थे प्रॉक्सिमल, तो मेरे पास जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मेरा वोमन कैप्सूल है, तो ये मेरे पास क्या है? पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। अगर मैं इसकी आपको एक छोटी सी कटिंग काट के दिखाऊं, यहाँ से कट करके दिखाऊं, और ये कटिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। और कटिंग करके दिखाने के बाद ये देखो आप, अंदर से इसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स लगी हैं यहाँ पर, इस तरीके से, जिनकी जो शेप है वो कैसा है? क्यूब की तरह है। और एक को मैं निकाल के दिखाऊं यहाँ पे, तो उसके ऊपर ऐसे ब्रश की तरह ऐसे लगे होंगे। उससे क्या होगा? कोई भी चीज़ यहाँ पर जो पड़ी होगी, यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी होंगी वो एब्जॉर्ब होंगी, और उनको सरफेस ज़्यादा मिलेगा। कुछ कोई यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, तो उनके पास बहुत ज़्यादा उनको सरफेस मिलेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी कि हम क्या बात करें कि हमारे पास जैसे ही फिल्ट्रेशन यहाँ से होता हुआ आया, और आपको पता है कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन हुई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई, वो 180 लीटर होगी, तो उसमें उसका जो 99% है वो वापस चला जाएगा। अब सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो रीअब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस भी तो ज़्यादा चाहिए, तभी तो इतना सारा फटाफट एब्जॉर्ब होगा वो। समझ आ गई बात? तो चलिए आगे चलते हैं। इसको अब दोबारा एक बार समझ लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है। तो बात क्या हो रही थी कि इसको मैं आपको दोबारा से एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। बात क्या हो रही है कि हमारे पास डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप है। समझ आ रही बात? यहाँ से वाटर बाहर आ सकता है, इतनी बात आपको समझ है। सारा पानी यहाँ, ये सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है। ये वाली दीवार जो है, जो हमारा ये जो हेनले लूप है, कौन सा वाला? डिसेंडिंग लूप, सिर्फ पानी को बाहर निकाल सकता है। ये सिर्फ पानी को बाहर निकालने दे सकता है, और किसी को नहीं। यहाँ से पानी बाहर आएगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पानी बाहर आएगा। जब अब पानी बाहर निकल गया, तो यहाँ पर जितने भी अंदर जो बाकी चीज़ें बची हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाकी चीज़ें बची हैं, वो गाढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ अंदर जितना सामान है वो कैसा हो गया? कंसनट्रेटेड, सांद्र हो गया। तो अब आगे आगे ये सारा, ये जो चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई। अब जैसे जैसे सामान आगे चलेगा, आगे बढ़ता चलेगा, तो आगे बढ़ते चलने से यहाँ ये वाली जो लेयर है, ये वाटर के लिए तो पानी से बाहर नहीं आ, सिर्फ क्या आ सकता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से अब पानी इतना नहीं कि सारा निकल गया, थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन पानी ज़्यादा यहाँ निकल चुका है, थोड़ा पानी बचा है। और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, तो अब वो इलेक्ट्रोलाइट सारे इसके सारे कहाँ पहुँच गए? बाहर आ गए, यहाँ बाहर आ गए। जब इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गए, तो अब अंदर जो थे वो कम बचे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो अब क्या हुआ? वो फिर से जो वो फिल्ट्रेट था वो कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया। यहाँ पर फिल्ट्रेट कैसा हो गया? वो डाइल्यूट हो गया। इसके बाद अब आगे हम किस में मिलेंगे? जाके डीसीटी में। किस में मिलेंगे? डीसीटी। पीसीटी जो था वो क्या था? हमने पीछे पढ़ा, जो हमारा प्रॉक्सिमल, यहाँ जो आगे ऊपर जो ट्यूब थी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो क्या करती है? उसके अंदर जो एपिथेलियम है वो ब्रश लाइक है एपिथेलियम, उसमें वो सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कि वो 70 से 80% वो इलेक्ट्रोलाइट, वाटर आदि को क्या कर लेगी? रीअब्जॉर्ब कर लेगी, राइट। समझ आ गई बात? तो पीसीटी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। और उसके बाद पीसीटी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये इन सब का क्या होगा? उनको दोबारा से, मतलब ग्लूकोज और जो अमीनो एसिड है, पीसीटी के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का कंप्लीटली इनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, चाहे उसके लिए एनर्जी क्यों ना लग जाए, राइट। उसके अलावा जो पीसीटी में जो वाटर या क्लोराइड है ना, उनके लिए एनर्जी वो पैसिव वाले प्रोसेस के द्वारा, पैसिव मतलब आराम से वो कंसंट्रेशन, वो सांद्रता के हिसाब से अपने आप ही क्रॉस कर जाते हैं वॉल को, ठीक। और हेनली लूप में हमने ये बात कर ली कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ?
कि सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाएंगी और ये सिर्फ पानी को अपने अंदर, वैसे मिनिमम यहाँ पे क्या होता है, इस रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, लेकिन पानी यहाँ वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पानी लेने से बाकी चीज़ें क्या हो गई, कंसनट्रेट हो गई, सांद्र हो गई, और फिर जब जब वो असेंडिंग लूप में आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे बाहर, बाहर क्या है, मेडुलरी जो आपकी फ्लूइड है, मेडुलरी फ्लूइड में आ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अंदर फिर से वो जो आपका सांद्र हुआ था विलेन, वो कैसा हो गया, वो पतला हो गया, डाइल्यूट हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए आगे चलते हैं। तो तो जैसे उसने कहा कि हैज़ द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड इट गेट डाइल्यूट ड्यू टू दी पासेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे जैसे जो आपका कंसनट्रेट है, जो आपने फिल्ट्रेट किया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम में, वो धीरे धीरे अब डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गए। कहाँ चले गए, मेडुलरी फ्लूइड के अंदर। कहाँ चले गए, मेडुलरी फ्लूइड के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। और दूसरी बात का जो असेंडिंग लिम है, उसमें जो जो पानी के लिए वो इम्परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को वो एक्टिवली या पैसिवली दोनों माध्यम से, चाहे तो उसे एनर्जी देनी पड़े या फ्री में, वो उसको क्रॉस कर जाएगा उसकी दीवार को। ठीक, चलिए आगे हमारा, अब नेक्स्ट हमारी जो नली आगे वो आगे डीसीटी, जो आगे आगे जाके जोड़ेगी कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो जो डीसीटी है यानी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, उसका क्या है, कंडीशनली रीअब्जॉर्ब ऑफ द सोडियम प्लस वाटर टेक प्लेस दिस सेगमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डीसीटी है, अब वो दोबारा से क्या, उसके अंदर क्या की पावर है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर। ये दोबारा से सोडियम आयन और वाटर को अपने अंदर ले आएगी। मेडुलरी जो बाहर अभी पड़ा हुआ पानी, उसको अंदर अपने अंदर, अपने उस सेगमेंट के खंड के अंदर, उस नली के अंदर वापस ले आएगी। इन दिस प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और जो हमारे पास सॉल्ट है सोडियम आयन, आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली ड्यू टू दी एडीएच वाटर इज रीअब्जॉर्ब पैसिवली। तो कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, हमारे पास ये हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और सोडियम आयन की प्रेजेंस में आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। इस हार्मोन की वजह से ड्यू टू द एडीएच, एल्डोस्टेरोन ये होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या होता है ये एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ड्यू टू द एडीएच वाटर इज रीअब्जॉर्ब पैसिवली। तो वो कहता है कि ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। तो जो सोडियम है, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सोडियम आयन को दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो वाटर है उसे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से वाटर को दोबारा दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाएगा पैसिवली। समझ आ गई बात। तो DCT इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा ये जो DCT है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, वो HCO3 नेगेटिव आयन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। बात क्लियर आ गई। अब आगे बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। तो इससे पहले कलेक्टिंग डक्ट को रीड आउट करने से पहले हम डायग्राम को अच्छे से देख लें, ताकि आपको फिर से एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखो, जो आपका वोमन कैप्सूल है, और जो आपकी, इसको अच्छे से याद कर लेना, जो आपका वोमन कैप्सूल या जिसे आप ग्लोमुलर, बीच वाले को क्या बोलते हैं ग्लोमुलस, और पूरे को क्या बोलते हैं मेलफिगियन बॉडी या मेलफिगियन कॉप्सल भी कहते हो। ये जो पूरी है, और साथ में जो PCT वाला रीजन है, PCT, यहाँ तक PCT आपकी, ये कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स वाले, किडनी के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। उसके साथ साथ जो आपकी DCT है, ये क्या है, DCT भी कहाँ है, आपकी कॉर्टेक्स वाले रीजन में। उसके बाद जो आपकी हैनले ऑफ लूप है, हैनले ऑफ लूप कहाँ है आपका, मेडुला वाले पार्ट में, किडनी के मेडुला वाले पार्ट में। समझ आ गई बात। अब देखो, जैसे फिल्ट्रेट यहाँ सारा का सारा जो आपका ब्लड फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट होकर सारा सामान यहाँ पर आया, इस वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा वाटर, सारे के सारे न्यूट्रिएंट अंदर चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मतलब बाइकार्बोनेट आयन, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर, पोटाशियम आयन और न्यूट्रिएंट्स, इन सब का यहाँ पर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगा PCT में, रीएब्जॉर्प्शन। ये हमने पढ़ा था कि PCT में इन सब का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, मतलब 99% जो सारी चीज़ें थी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी कि कौन से वाले हिस्से में, PCT वाले में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इस यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हिस्सा है, इसमें ये चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कहाँ जाएंगी, कॉर्टेक्स में। और इनके सापेक्ष जो आपका प्रोटोन है और जो अमोनिया है वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे चला सारा फिल्ट्रेट, आगे चलता चला गया, तो यहाँ सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सिर्फ पानी ही बाहर आएगा। और आपको ये भी पता था PCT की जो वॉल होती है अंदर से ब्रश लाइक होती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, उसे हम पोर्टोसाइट सेल भी कहते, सॉरी। फिर आगे हम चलेंगे, इस
ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब में सिर्फ पानी को निकाला जाएगा। जब पानी आ जाएगा तो ये सारा का सारा जो अंदर फिल्ट्रेट भरा है वो गाढ़ा हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा। फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अब जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर आएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाएंगे, यानी NaCl बाहर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो वो वापस से आपका जितना जो कंसनट्रेटेड हुआ था वो डाइल्यूट हो गया। उसके बाद आप पहुँच जाओगे फिर से DCT में, और DCT में क्या होगा, DCT में दोबारा से क्या किया जाएगा, DCT के अंदर दोबारा से वाटर और जो आपका सोडियम आयन है उनकी क्या की जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन। और वो कौन करवाएगा, इसमें हेल्प कौन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, है ना। और मतलब अगर आपने सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, दोबारा उसको बाहर निकालना है और ज़्यादा निकालना है जोर डलवा के, तो वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन करवाएगा। और वाटर को निकालना है तो ADH, ये सारा वाटर वापस आ गया आपके पास, कोर्टेक्स के अंदर आ गया। इतनी बात क्लियर आ गई। फिर आगे कौन आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएंगी। कलेक्टिंग डक्ट उसको नीचे की तरफ ले जाके आगे उसे, कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है, वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करने की पावर होती है, और यूरिया को भी, यूरिया यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो साइज सेम होते हैं तो वो वापस आ जाता है, फिर उसको वापस यहाँ से रीअब्जॉर्ब करके वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से वाटर को फिर आगे ले जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक, तो इतनी बात समझ आ गई। चलो तो अब देख लेते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट क्या रोल क्या है। कहता है कलेक्टिंग डक्ट कैसी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। कहता है कलेक्टिंग जो डक्ट है, उस कलेक्टिंग डक्ट से भी हम पानी की बहुत बड़ी मात्रा को दोबारा से अवशोषित करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दिस रीजन। इट प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, और इस वजह से जो हमारी यूरिन होती है वो थोड़ी सी सांद्र होती है, कंसनट्रेटेड होती है पानी की बजाय। इतनी बात समझ आ गई। तो कहता है डिस्टल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज परमीबल टू यूरिया, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया इज आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। वो कहता है जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट मतलब नीचे वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये भी यूरिया को रीअब्जॉर्ब, यहाँ से इसके अंदर जो यूरिया आ रहा है उसको दोबारा से पटक देता है, कहाँ पे, कॉर्टेक्स के अंदर, सॉरी मेडुला के अंदर। इसको भी रीअब्जॉर्ब करने की पावर होती है, जिसको बाद में फिर भेज दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो आगे देखते हैं, तो ये हमारी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। कहता है ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन एपिथेलियल सेल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स सिक्रीट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इनटू द फिल्ट्रेट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ, कि कहता है कि जब यूरिन की फॉर्मेशन चल रही होती है ना, यूरिन की जब फॉर्मेशन चल रही होती है उस समय क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल है किसकी, रीनल ट्यूब्यूल्स की, जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स है उनकी जो सेल्स है उनका काम क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब जो भी आपकी जितनी जो नलिकाएं आपने पढ़ी उन सब की जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जब फॉर्मेशन चल रही होती है, एपिथेलियल सेल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स सिक्रीट, वो स्रावित करती हैं, क्या स्रावित करती हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी स्रावित पदार्थ, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उनके ब्लड में उपस्थित जितने भी जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उन्हें वो स्रावित करती है, किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर, और प्रोसेस कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं इसको आपको दोबारा समझाऊं, पीछे अगर हम देखें, एक हमारे पास डायग्राम है ये वाला, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो कहता है ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो ब्लैक कलर में जो आपको दिख रही हैं, ये इनके अंदर, ये क्या ब्लड की वेसल्स है, इनके अंदर से दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने की ये सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, जो एपिथेलियल सेल्स है कहाँ प्रेजेंट है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, उन नलिकाओं के अंदर, जिनसे वो क्या कर रही है, एक्सक्रीट दी सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो हमारी जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर से चीज़ों को छान रही हैं, और किसके अंदर छान रही है, फिल्ट्रेट के अंदर। किसके अंदर छान रही है, फिल्ट्रेट के अंदर। और ये इस प्रकार का जो श्रावण है वो क्या कहलाएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस अकर PCT और DCT। और ये कैसा एक एक्टिव प्रोसेस है, किसका, PCT और DCT का। समझ आ गई बात। इन PCT सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आइन, यानी जो आपके प्रोटोन है, NH3, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, ड्रग्स, और इसके अलावा जो आपकी
यूरिक एसिड, ड्रग्स और जो आपका ह्यूपेरिक एसिड एक्सेट्रा, इन सबको क्या किया जाता है, सिक्रीट आउट किया जाता है। समझ आ गई बात? क्या बोल रहा है कि जो पीसीटी है उसमें सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, एच पॉजिटिव का, अमोनियम आयन का, क्रिएटिन 9 का, यूरिक एसिड का, ड्रग्स का और ह्यूपेरिक एसिड एक्सेट्रा का। राइट, आगे इसके बाद उसने बोला इन डीसीटी सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन और पोटाशियम आयन अकर। तो डीसीटी में किसका सिक्रीशन होता है, एच पॉजिटिव आयन का और पोटाशियम आयन का। ये हमने देखा था आगे। अगर आप ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना, पोटाशियम आयन और मतलब ये जो आपकी डीसीटी की दीवार है, ये भी इस पूरे माध्यम में, इस कॉर्टेक्स के अंदर जो पोटाशियम और ये जो आयन पड़े हैं, ये अंदर जा रहे हैं वापस। यहाँ भी देखो, यहाँ भी एच पॉजिटिव और जो अमोनियम आयन है वो वापस जा रहे हैं। मतलब इस दीवार के अंदर भी फिल्ट्रेशन की पावर है। जैसे यहाँ जो फिल्ट्रेशन चल रहा है ना, यहाँ जो फिल्ट्रेशन चल रहा है वो इस पूरी ट्यूब्यूल के अंदर भी पावर है कि वो चीज़ों को अंदर भेज रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोटोन आयन और ये कैल्शियम, ये जो पड़े हैं पोटाशियम आयन, ये अंदर वापस जा रहे हैं। तो इसी की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि ट्यूब भी सिक्रीशन का काम कर रही है। ठीक, राइट। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। तो इसका मतलब जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जो ये जो ट्यूब काम कर रही है सरावण का, वो भी यूरिन फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण काम है। इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो ये किडनी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड फैला हुआ है, उसके अंदर आयनिक और एसिड बेस मतलब अम्ल और क्षार का जो एक बैलेंस है, उसको बनाने में हेल्प करती है। इतनी बात समझ आ गई? तो कहता है ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ओनली मेथड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग ग्लोमुलर किडनी। तो कहता है ये जो आप जो ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला जो मेथड पढ़ रहे हो, ये ऐसा मेथड, ऐसा यूरिन फॉर्मेशन का मेथड सिर्फ आपको जो विधि है किस में देखने को मिलेगी, उन्हीं जीवों के अंदर मिलेगी जहाँ पर किडनी कौन सी है, ए ग्लोमुलर किडनी हो, जिनके अंदर कैसी किडनी हो, ए ग्लोमुलर किडनी आपको मिले। और ऐसा देखने को मेरीन टीलोस्ट फिश और डेजर्ट एम्फीबियन, इनके अंदर ही देखने को मिलती है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल है जो आपके समुद्र वाले जो टीलोस्ट फिश होती हैं, और जो डेजर्ट यानी कि जो आपके जो था जैसे डेजर्ट्स होते हैं ना, या रेगिस्तान वाले एरिए, वहाँ पे जो एम्फीबियन, उनके अंदर ही देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, केमिकल कंपोजिशन। यूरिन के अंदर क्या क्या मिलता है आपको? यूरिन के अंदर वाटर जो होता है वो 95% होता है, यूरिया उसमें 2.6% होता है, और इलेक्ट्रोलाइट 2% होते हैं, यूरिक एसिड 0.3% होता है, क्रिएटिनाइन 0.3% होता है, अमोनिया उसमें 0.3% होता है, और हिप्यूरिक एसिड HIPPURIC ये कितना होता है? 0.3%। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1.1 to 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन पर डे। तो वो कहता है जो एडल्ट है, कोई भी एडल्ट ह्यूमन है, वो एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक प्रतिदिन यूरिन का क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है, शरीर से बाहर निकालता है। यूरिन इज पेल येलो इन कलर। जो यूरिन है, जो ये मूत्र है, वो किस कलर का होता है? पेल येलो रंग का होगा। ड्यू टू, क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूरोक्रोम पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम नामक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उस वजह से जो यूरिन का जो कलर है वो कैसा होता है? पेल येलो। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। प्रतिदिन हमारे शरीर से 25 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो शरीर से बाहर निकल आता है। UREA। ठीक। नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक। और साधारण रूप से अगर हम यूरिन की बात करें तो ये अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, और उसकी जो pH है वो है 6। कितनी है? 6। जीरो नहीं लिखा, ये 0.0 है, 6.0, यानी कि pH जो है वो 6 है। और आपको पता 7 से नीचे होगी तो वो क्या कहलाएगी? अम्लीय यानी एसिडिक। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।